Hello guys, welcome to the next class of Accounts Udan, and today we are going to learn how to make journal entries. I have tried to include all the journal entries that are included in the syllabus of 11th class. So I will be discussing around 40 or 41 entries today. तो जर्नल का जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जर्नल का जो चैप्टर है हमारा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसलिए नहीं कि मार्क्स कितने हैं बट बिकॉज दिस इज द बेसिस. अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है. सो इसलिए आज हम ट्राई करेंगे कि सारी जर्नल एंट्रीज हम आज सीख जाएं, उसके बाद हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हम देखते हैं कि जर्नल के लिए हमें क्या चाहिए. पहले तो हमारे जो अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल्स दे रखे हैं अकाउंट्स को लेके, रियल, पर्सनल, नॉमिनल वाले, वो हम सबको आते ही हैं, तो वो वहां पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं. रियल के साथ हमारा कौन सा रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ओके गाइस. सो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो जो मॉडर्न अप्रोच वाले रूल्स हैं वो भी हमें टिप्स पे होने चाहिए. मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है हमें. 3 एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, और कैपिटल भी लायबिलिटीज होती है, तो सेम रूल है हमारे पास. तो एसेट्स के साथ क्या रूल है? एसेट्स के साथ रूल है कि अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होता है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है. लायबिलिटीज के साथ उल्टा है इसका, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे. ठीक है गाइस. और इसके अलावा जो हमें आता है वो हमारे पास आता है क्या कि एसेट्स और लायबिलिटीज के अलावा हमारे पास जो मेन आएगा वो आएगा एक्सपेंसेस और लॉसेस को लेके. और इसके लिए मैं बस एक ही बात बोलूंगा, जब भी दिख जाए तो वी हैव टू लर्न वन थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये हमेशा डेबिट होते हैं. और इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट या इनकम हो या गेन हो तो उस केस में हमें याद रखना है कि ये हमेशा क्रेडिट होंगे. तो ये छोटी छोटी सी 2-4 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है. तो अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज में. सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हमारी आती है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो ये एंट्री तो बिल्कुल सिंपल सी, जो क्लास में सबसे पहले बताई जाती है. तो ये हमें आती है ऑलरेडी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बिल्कुल सिंपल सा है. अच्छा, इसमें हमने ज्यादा मेहनत नहीं की है क्योंकि हमें ऑलरेडी आता है. तो अब हमारे पास जो मेन चीज है वो समझने की ये है कि परचेज या सेल, परचेज या सेल, ये दोनों ही अकाउंट हमारे सिर्फ यूज किए जाते हैं ओनली फॉर गुड्स. अगर हमारा बिजनेस किसी और चीज का है और हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर हमारे गुड्स नहीं है, तो ये जो वहां पर हम परचेज अकाउंट का यूज नहीं कर सकते. फर्नीचर के लिए, मशीनरी के लिए, जो भी है उसके लिए हम परचेज अकाउंट का यूज नहीं कर सकते. तो गुड्स के लिए हमारे पास बेसिकली क्या चीजें हमें याद रखनी है. पहला, गुड्स के साथ हमारा जो, अगर हम खरीदेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? परचेजेस अकाउंट. और अगर हम गुड्स को बेचेंगे तो हमारे पास कौन सा अकाउंट यूज होगा? सेल्स अकाउंट. परचेज अकाउंट की खूबी है इट इज ऑलवेज डेबिटेड, और सेल्स की खूबी क्या है? इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड. तो परचेज डेबिट होता है, लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं है. आगे एंट्रीज आएंगे जब हम परचेज को क्रेडिट भी करेंगे, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहां हम परचेज को क्रेडिट करते हैं. तो अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. फिलहाल तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि परचेज को डेबिट करते हैं. और अगर किसी केस में हमने गुड्स खरीदे, परचेज किए, ठीक है, परचेज किए, और वो किसी वजह से हमें वापस करने पड़े, तो ऐसे गुड्स के लिए एक अकाउंट यूज करते हैं हम, वो है परचेज रिटर्न. कौन सा अकाउंट है? परचेज रिटर्न अकाउंट. अब परचेज में गुड्स आते हैं हमारे पास, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं. परचेज रिटर्न करेंगे तो गुड्स जाएंगे, इसलिए हमेशा इस अकाउंट को हमें क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है. ऐसे ही सेल्स में हम गुड्स बेचते हैं तो ये सेल्स
गुड्स जाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 3 गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं कि गुड्स जा रहे हैं तो इसलिए इस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इसका एक दूसरा लॉजिक ये भी है कि सेल्स हमारी रेवेन्यू मानी जाती है और रेवेन्यू भी हमेशा क्रेडिट होती है, तो हम वहां से भी देख सकते हैं। सो सारे एस्पेक्ट हमें देखने हैं, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज दिमाग में बैठ गया कि ऐसा है। हमें सारे रूल्स टिप्स में होने चाहिए, चाहे वो 3 गोल्डन रूल्स हो, चाहे मॉडर्न अप्रोच हो। तो वहां पर हमने लिखा है कि अगर कोई प्रॉफिट हो, इनकम हो, गेन हो या रेवेन्यू हो, वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो सेल्स हमारी रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट, परचेज हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट। तो ये भी एक पहलू है इस चीज का समझने का। तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है सेल्स रिटर्न, अगर हमने जो गुड्स बेचे अगर वो वापस आ रहे हैं तो हम उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, हम उसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट यूज करते हैं। और सेल्स का अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का क्या होगा, डेबिट। तो ये 4 चीजें हमें याद रखनी है। तो हम ऐसे बात करते हैं कि भैया गुड्स परचेज किए फॉर कैश। अब स्पेसिफाई कर दिया इसने कि गुड्स परचेज किए हैं और वो भी कैश में। तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर गुड्स हैं और परचेज किए हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करना है, परचेज। और परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट एंट्री कैसे बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या, पैसे गए ना, एक अकाउंट पता कर लो, डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक अकाउंट पता कर लो, तो दूसरा अकाउंट ऑब्वियसली बात है उसके अपोजिट खड़ा हो। लाइक परचेज डेबिट होता है तो ऑब्वियसली बात है कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। या तुम ऐसे देख लो कि कैश हमेशा जब भी जाएगा तो क्रेडिट होता है, तो परचेज करने से कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट है, तो दूसरा अकाउंट डेबिट ही होगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा, परचेज अकाउंट। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ध्यान रख लेना इसके बाद वाली एंट्री में बोल रहा है गुड्स परचेज, कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं है। तो उस केस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि गुड्स कैश में ही खरीदे हैं हमने, तो सेम एंट्री बनेगी। ठीक है, सेम एंट्री बन जाएगी। अब इसके बाद वो बोलता है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। इस बार नाम दिया है लेकिन कैश का जिक्र नहीं किया, कोई और बात भी नहीं बोली है। तो यानी कि हम ऐसे में एज्यूम करते हैं कि हम कैश की जगह क्या लिखेंगे, हम एंट्री बनाएंगे उस केस में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, इस बार नाम लिखेंगे और नाम क्या है, राम। तो कैश की जगह हमने सिर्फ क्या लिख दिया, मैंने क्या कहा है, परचेज अकाउंट पता कर लो, डेबिट हो रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा अकाउंट किसका है, राम का, क्योंकि क्रेडिट पे गुड्स बेचे। लेकिन अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, नाम भी दिया हुआ और साथ में कैश भी दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि हमें फिर नाम को इग्नोर कर देना है, हम फोकस करेंगे ओनली ऑन कैश की, यानी कि हमने कैश में गुड्स बेचा। और कैश की एंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस केस में अगर हमने गुड्स कैश में खरीदे तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सेल्स के लिए। अब इस सेल्स के लिए भी तुम देखो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। और सिंपल सा फंडा क्या है कि भाई अगर सेल्स है तो सेल्स के लिए कौन सा अकाउंट है, किस चीज की सेल है, गुड्स की। और गुड्स की सेल्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो इस बार मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर वही फंडा, गुड्स सोल्ड, कुछ बोला नहीं, एज्यूम्ड कि कैश में ही बेचा होगा, तो एंट्री सेम रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर इसके बाद वाली एंट्री देखें तो हमारे पास हमें दिखा रहा है कि गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू श्याम। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो हम देख सकते हैं गुड्स सोल्ड टू श्याम। तो श्याम को गुड्स बेच रहे हैं, तो इस बार नाम दिया है और कुछ बोला नहीं है, तो यानी कि ये उधार वाली ट्रांजैक्शन हो गई। कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई, उधार वाली ट्रांजैक्शन हो गई। और उधार वाली ट्रांजैक्शन के लिए मैंने क्या बताया, उसमें नाम आता है, क्या आता है, नाम का इस्तेमाल करते हैं। कैश को तो मूवमेंट हुआ ही नहीं, तो हम कैश को लेते भी नहीं है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे नाम का। और एंट्री क्या बनेगी, हमने किसको गुड्स बेचे, श्याम को। किसको गुड्स बेचे,
श्याम को गुड्स बेचे, तो श्याम कौन हुआ? हमारे 3 गोल्डन रूल में से पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो श्याम रिसीवर हुआ, इसलिए एंट्री क्या बनाई? श्याम डेबिट। ध्यान रख लेना पर्सनल अकाउंट के आगे नाम अकाउंट नहीं लगाते, और अगर अकाउंट लगाना है तो फिर श्याम के आगे एस लगा के, यानी एपिस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। श्याम से अकाउंट डेबिट टू क्या किया हमने? सेल्स किया, तो श्याम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या ओनली श्याम डेबिट टू सेल्स। इसके बाद आएगा गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश। अब ये यहाँ पे मैं राम को राम नहीं मानते, हम यहाँ इसको श्याम मान लेते हैं कि श्याम ही है ये, ठीक है। गुड सोल्ड फॉर कैश टू श्याम। ध्यान रख लेना कैश की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कैश में बेचे तो कैश आया होगा, कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या किया है? सेल्स। तो ऐसे केस में जैसे परचेज में हमने इग्नोर किया था नाम, अगर कैश मिल रहा है तो फिर हम नाम नहीं लिखते हैं। अब कहता है कि हमने गुड्स बेचे, लेकिन हमारे जो गुड्स थे अब वो राइट ऑफ हो रहे हैं, राइट ऑफ नहीं, रिटर्न हो रहे हैं, तो 10% गुड्स हमारे रिटर्न कर। कौन रिटर्न कर रहा है? हम रिटर्न कर रहे हैं किसको? श्याम रिटर्न कर रहा है किसको? हमने बेचे थे ना, गुड्स रिटर्न बाय श्याम, गुड्स रिटर्न बाय श्याम। तो गुड्स आ रहे हैं, मैंने क्या बताया था, अगर हम गुड्स बेचे थे, हमने गुड्स और हम वो वापस कर रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं। तो अगर हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? परचेज रिटर्न। भाई वापस तभी करेंगे ना जब हमने खरीदा होगा, तो हमने खरीदा था उस टाइम पे, तो अब हम उसको वापस करेंगे, और वापस कैसे करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट के थ्रू। अब परचेज रिटर्न में गुड्स जा रहे हैं, मैंने पहले बताया था ये हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो दूसरा अकाउंट कौन? श्याम, या जो भी नाम दे रखा हो, राम श्याम, नाम के चक्कर में नहीं पड़ना, वो डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर हो जाएगा। तो श्याम डेबिट या राम डेबिट जो भी केस है वो टू परचेज अकाउंट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कहता है अगर 10% गुड्स रिटर्न बाय श्याम, अगर ऐसे गुड्स रिटर्न करते श्याम, हमने श्याम को बेचे होंगे तभी तो वो वापस करेगा, तो हमारे पास गुड्स आएंगे, तो यानी वो सेल्स रिटर्न है। मैंने बताया था सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, और टू किसने वापस किए? जो भी नाम दे रखा हो, श्याम, राम, घनश्याम, व्हाटएवर, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का मीनिंग हमें एंट्री क्लियर है कि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में लिखेंगे। और अपोजिट क्या होगा? नाम, या जो भी क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है। और कुछ नाम नहीं दे रखा तो हम नाम की जगह डेटर या क्रेडिटर का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सैलरी पेड। अब आता है एक्सपेंसेस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया था कि एक्सपेंसेस के साथ सीधा साधा सा रूल है, बेचारा शरीफ आदमी डेबिट ही करता है। क्या करते हैं? डेबिट ही करते हैं। तो सैलरी पे की है, तो सैलरी पे की है, तो सैलरी खर्चा है, खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे की होगी? ऑब्वियसली बात है कैश में पे की। तो एंट्री क्या बनाई? सैलरी डेबिट टू कैश। कि तब सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का वो पार्ट जो हमने पे नहीं किया। अभी सैलरी उनसे काम तो करवा लिया, लेकिन अभी तक हमने उनको पे नहीं किया। तो पे नहीं किया तो इसका मतलब है कि हम एंट्री क्या बनाएंगे? खर्चा तो हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो जो भी आउटस्टैंडिंग का हमेशा याद रख लेना, जो भी एक्सपेंस बोला हो, सैलरी बोला है यहाँ पर और आउटस्टैंडिंग है, तो उसी एक्सपेंस का नाम लिख के नीचे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बस इतना कर दें। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ओके, अगर अब मैं एक दूसरा केस ले लेता हूं जहां पर हमने कुछ पे किया और कुछ आउटस्टैंडिंग भी रह गया। लाइक यहां देखो, इस वाली एंट्री में देखते हैं कि सैलरी 30,000 पे की और आउटस्टैंडिंग रह गई है अभी भी 10,000। तो ठीक है भाई, आउटस्टैंडिंग रह गई है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम वही करेंगे। खर्चा तो हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट जितनी कैश में पे की, और जितनी आउटस्टैंडिंग रह गई वो नीचे लिख देंगे। किस नाम से? सैलरीज
आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यानी जो भी एक्सपेंस हो, ये कंबाइंड एंट्री की है मैंने, तुम अलग अलग भी कर सकते हो, सैलरी टू कैश एंड सैलरी टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सैलरी कभी कभी एडवांस में पे कर दें, एडवांस में पे कर दी तो पैसा आएगा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पैसा जाएगा, जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, इतना तो पता लगे कैश क्रेडिट है, तो दूसरा अकाउंट ऑब्वियस सी बात है फिर डेबिट ही होगा। कितने अमाउंट से और किस नाम से, तो वो क्योंकि अभी वो सैलरी हुई नहीं है एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड सैलरी। तो जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस होंगे उनके सामने हमें क्या लिखना है, प्रीपेड सैलरी या जो भी नाम हो एक्सपेंस का वो लिखेंगे, लाइक प्रीपेड रेंट, प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, व्हाटएवर। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इस तरीके से हमने ये लिख दी, बना दी एंट्री। कहता है अगर इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिया कि जब बहुत सारी चीजें बोल सकता है, तो बहुत सारी चीजें बोले तो हमें क्या करना है, हमें समझ जाना है कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है। कहता है इंश्योरेंस पे किया है, कितने का, 9000। कहता है जिसमें से 2400 अगले साल का है। भाई अगले साल एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है ना, तो हमें अगले साल का कुछ चाहिए ना पिछले साल का कुछ चाहिए, वो सब हटाना पड़ता। तो 9000 टोटल पे किए, जिसमें से 2400 तो अगले साल के, अगले साल के हैं, तो मतलब प्रीपेड है, क्या है, प्रीपेड है, 2400 क्या है, प्रीपेड है। और जो 1000 पिछले साल का था यानी वो आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पैसा हमने कितना दिया, पैसा दिया है तो क्रेडिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, टू कैश अकाउंट। तो डेबिट क्या क्या होगा, डेबिट भैया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और क्या पे किया है, जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम हमने पे कर दिया वो डेबिट। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग होती है तो उस टाइम पे हम एंट्री क्या बनाते हैं, लाइक सैलरी डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, यही बताई थी ना। तो तुम देखो यहाँ क्रेडिट हो रही है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस सैलरी को पे तो करना पड़ेगा फ्यूचर में, जब पे करूंगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर भी वही हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पिछले साल का था जो हमने पे नहीं किया था, तो वो इस साल पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग, वहां पर सैलरी की जगह क्या है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो प्रीपेड है, प्रीपेड का भी मैंने अभी बताया था, जो भी प्रीपेड है तो वो प्रीपेड वाला नाम लिख के हम नीचे कैश कर देते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम इनको अगर अलग अलग करें तो अमाउंट क्या क्या आएगा, तुम देखो, जो प्रीपेड है वो तो 2400 है नेक्स्ट ईयर का, पिछले साल का कितना था 1000, तो ये कितना रह जाएगा 5600 रह जाएगा, और टोटल अमाउंट पे कर दिया हमने 9000। तुम चाहो तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5600, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2400, अलग अलग भी कर सकते हो। बट ये सजेस्ट नहीं किया जाता है कि तुम अलग अलग करो, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है और कोई यूज भी नहीं। ये हम इसे बोलते हैं कंबाइंड एंट्री, क्या बोलते हैं, कंबाइंड एंट्री, और कंपोजिट एंट्री भी बोलते हैं, कंपोजिट एंट्री। तो अभी हमने ये देख लिया कि भाई आउटस्टैंडिंग एडवांस इनका क्या करते हैं हम, तो हमने एग्जांपल भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि तुम देखो नीचे हमने, अब मैंने नई ट्रांजैक्शन डाली है, ट्रांजैक्शन नंबर 17, वो कहता है रिसीव्ड कमीशन। अब भाई हमने क्या बोला, कमीशन रिसीव हो रही तो इनकम है या नहीं, और जो भी इनकम होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, जो भी इनकम होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो क्या एंट्री बनाए, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, जाता है तो क्रेडिट करते हैं, आता है तो डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या रिसीव हुआ है, कमीशन, तो कमीशन लिख देंगे, ठीक है, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है लेकिन अगर कमीशन एडवांस में मिल जाए तो भाई ठीक है, पैसा तो मिला ना, तो कैश तो डेबिट होगा ही होगा, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सिंपल सा है,
कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। अब कहता है कि भाई तुम देखो कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मीनिंग मैं पहले ही अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है और कैश डिस्काउंट, तो मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा। बस इतना बता देता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं होता और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट वाले केस में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखो लिस्ट प्राइस। सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिस्ट प्राइस। तो जो भी अमाउंट दे रखा है, जैसे यहां दे रखा है 60,000, तो 60,000 की हमने गुड्स सेल किए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो फिर दूसरा स्टेप हमें करना है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तुम पूरा लिखोगे तो 60,000 का 10% हुआ, तो जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आती है ट्रांजैक्शन, वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती है, उसी को हमें रिकॉर्ड करना होता है। ये वो अमाउंट है जो हम रिकॉर्ड करेंगे, टू बी रिकॉर्डेड। ये वो अमाउंट है जो हम रिकॉर्ड करेंगे, टू बी रिकॉर्डेड। तो एंट्री क्या बनाए भाई? सेल की है और गोपाल बोला है, नाम दिया है और कैश की बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या? उधार ट्रांजैक्शन है। उधार के केस में हम नाम लिखते हैं। तो गोपाल्स अकाउंट या सिर्फ गोपाल डेबिट टू, मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट लेस नहीं होता है और इसने इस केस में कैश डिस्काउंट की बात नहीं की है, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी डिस्काउंट लेस नहीं करूंगा, सीधी एंट्री करेंगे गोपाल डेबिट टू सेल्स। अब नीचे वाले क्वेश्चन में देखो, कहता है कि 60,000 के गुड्स बेचे गोपाल को ही 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। तो मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, 5% कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब कैश में पेमेंट होती है। तो हमने उसको 5% डिस्काउंट दिया है, तो 5400 का 5% हुआ 2700। तो ये हो जाएगा हमारा 0, 0, 3, 1 एंड 5। तो अब हम ये वाला अमाउंट, मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब एंट्री कैसे बनेगी? अब तुम देखो, कैश डिस्काउंट हमें मालूम है, सेल का अमाउंट हमें मालूम है और कैश कितना दिया ये भी मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे? कैश हमें रिसीव हुआ, सेल की है क्योंकि, तो कैश अकाउंट डेबिट। ध्यान रख लेना, उधार ट्रांजैक्शन में नाम आता है और अगर नकद बेचे तो कैश आता है। तो यहाँ पे कैश में सेल की है, हम देख सकते हैं यहाँ किसमें, कैश में सेल की है हमने 5%। तो हम इसको कैसे करें? कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आया 51,300 और डिस्काउंट हमने कितना दिया? डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2700 टू, क्या किया हमने? सेल्स की है। और सेल्स का अमाउंट कितना है? मैंने बताया जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है वो कौन सा होता है? जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आता है, ये 54,000। तो इस तरीके से ये एंट्री भी हमने कर ली है। अब हम इसके आगे की एंट्री देखते हैं कि इसके आगे की एंट्री हमें क्या करनी है। इसके आगे की एंट्री में हमें बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू गोपाल ₹60,000 at 10% trade discount, 5% cash discount and he made 60% payment in cash। ध्यान रख लेना, जितनी पेमेंट होती है कैश में, डिस्काउंट भी उतने ही अमाउंट में मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें एक बार और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोबारा, और वो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो हम वो देख लेते हैं एक बार। 54,000 की ट्रांजैक्शन है जिसमें से 60% पेमेंट वो कैश में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 60% तो कैश में पे कर रहा है, बाकी 40% वो उधार पे है। तो यानी पहले 40% उधार वाले को हम अलग कर लेते हैं। तो 54,000 का 40% कितना होगा? 21,600। कितना होगा? 21,600। तो 21,600 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 0, 0, 4 एंड 2 एंड 3, 32,400 हमारा कैश वाला पार्ट है। क्योंकि इसने ये कैश में पे किया है तो इस पे कैश पार्ट, तो इस पे हमें 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसका 5% डिस्काउंट कितना होगा? 1,620 रुपए। 5% 32,400 का 5%।
1620 रुपए। तो ये हम माइनस कर दे तो कितना आएगा 8 ठीक है 30,780 रुपए हमारा जो है एक्चुअल कैश का ट्रांजैक्शन होगा। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर वही तरीका, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया है यस, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, और हमने जितना उधार बेचा, मैंने बताया था अभी उधार पे नाम आता है, तो उधार वाले पार्ट के लिए नाम आएगा गोपाल, तो गोपाल डेबिट। तो हम यहाँ पे सिर्फ अमाउंट फिल करने हैं 30780, 1620 का डिस्काउंट और 21,600 रुपए जो है वो कैश वाली उधार वाली ट्रांजेक्शन। टू टोटल सेल कितने की है 54,000, सेल्स अकाउंट 54,000। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको ध्यान में रखना, ये पेपर में बहुत आती है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सारे सेल वाले एग्जांपल किए, अब एक बार परचेज का भी कर लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है। तो सेम कैलकुलेशन वैसी ही होगी जैसे अभी की है, पर परचेज वाले में 60,000 के गुड्स हैं हमारे पास और 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 54, 5% कैश डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, तो सेम ट्रांजेक्शन 21,600 की उधार ट्रांजेक्शन होगी, जिसे माइनस करने के बाद बचेगा हमारे पास 32,400। इस पे से हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया क्योंकि पेमेंट इतनी ही कर रहा हूं, तो ये हमारे पास 30,780, सेम ट्रांजेक्शन है और कैलकुलेशन भी सेम ही है, मगर एंट्री इस बार क्योंकि परचेज किया है तो पेमेंट की है, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कैश कितना दिया 30,780, डिस्काउंट इस बार हमें मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट हुआ है कितने से 1620 रुपए, और उधार है कितना महेश पे, महेश को हमें पेमेंट करनी है तो महेश लायबिलिटी बना दी, क्रेडिट कर दिया 21,600 की, और ये हमारी ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे परचेज में एक्चुअल अमाउंट जो है 54,000 वो हमने पेमेंट कर दी। तो अब हमें देखना है अलग अलग टाइप की दूसरी एंट्री अब हम करने वाले हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमने कर लिया है, कैश डिस्काउंट भी कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम करने जा रहे हैं, कहता है नेक्स्ट एंट्री में बोल रहा है कि महेश रोहन है, सॉरी रोहन हु ओड अस ₹20,000, रोहन हु ओड अस 20,000 वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया। दिवालिया एक ऐसी कंडीशन होती है इंसॉल्वेंसी जिसमें बंदा अपनी लायबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटी में नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोर्ट उसके कुछ ऑर्डर देता है जिसकी वजह से हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं उसमें से, तो कहता है 40% कुड बी रिकवर्ड, तो उसमें से 40% हमें मिल गया। तो भाई 20,000 टोटल अमाउंट है, इसका 40% अगर हम लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपए हमें मिल जाए, 12,000 रुपए हमारे डूब गए। तो पैसे कितने मिलेंगे 20,000 में से 8,000 रुपए मिल गए, और कितने डूबे 12,000 रुपए डूब गए। जो पैसे डूब जाते हैं उसको बोलते हैं बेड डेट्स, तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए टू, और रोहन का अकाउंट हम क्लोज कर देंगे 20,000 रुपए से, ठीक है। अब इसमें आगे एक चीज और है, ये तो बेड डेट्स की हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि बेड डेट्स रिकवर भी हो जाता है। रिकवर कैसे होता है, सपोज करो ये 2019 की ट्रांजैक्शन है, 2018-19 की, और अभी साल चल रहा है 2020, ठीक है 19-20, तो एक साल बाद रोहन को कहीं से पैसे मिल गए और वो ईमानदार आदमी था तो उसने हमें पेमेंट करने की सोची। तो अब रोहन ने हमें बोला कि सर देखो 12,000 रुपए आपके मेरे पास रह गए थे, लेकिन 12 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो हो सकता है वो 12 पूरे भी दे दे, तो जितना भी देगा वो एक्सेप्ट हमें कर लेना। तो जब वो पेमेंट करेगा तो पैसे आएंगे हमारे पास,
तो कैश अकाउंट। और ध्यान रख लेना रोहन का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया था, इसलिए रोहन का आपको ये अकाउंट हमारे पास नहीं है, ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ रोहन लिख देंगे। रोहन नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या लिखना है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अगर आपने रोहन लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, आपने रोहन से उधार लिए पैसे। जर्नल में उसका मतलब ये हो जाएगा, उधार नहीं लिए, उसने हमारे पुराने पैसे दिए हैं, लेकिन उसका अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो इसलिए उस अकाउंट को हम यूज नहीं कर सकते। उसके लिए कौन सा है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। और कितने पैसे, वो 12 देता है तो 12 लिख देना, वो अगर 10 देता है तो 10 लिख देना, जो भी अमाउंट देगा, वट एवर अमाउंट। 6000 ही दे रहा है तो 6000 लिख देना, उसी हिसाब से यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है, और कुछ मत लिख देना कि 12 लेने थे 6 ही मिले हैं तो 6 बैड डेब्ट्स हो गए, नहीं, बैड डेब्ट्स तो हम ऑलरेडी पूरे 12 कंसीडर कर चुके हैं। तो ये बैड डेट्स अब हमारी जो रिकवर हुए हैं वो हमारी प्योरली इनकम है। ठीक है, तो बैड डेट्स का केस भी हो गया हमारे पास, बैड डेट्स रिकवर्ड का केस भी हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं इसको कि बैड डेट्स रिकवर्ड के बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो भी एक्सपेंस हो, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का सपोज करो रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो फिर वही एंट्री, जो भी एक्सपेंस का नाम दे रखा है वो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक्सपेंस का नाम ही नहीं दे रखा है, तब क्या करेंगे, तो फिर हम लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, अगर नाम नहीं दे रखा है तो। ओके, प्रीपेड का केस भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को। प्रीपेड के केस में हम क्या करते हैं, प्रीपेड के केस में हमें पैसे पहले पे कर रहे हैं हम, तो पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट कर रहे हैं तो भाई जो भी एक्सपेंस का है, सपोज करो प्रीपेड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, जो भी दे रखा है वो नाम हम लिख देंगे। टू कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। अब फिर दिमाग में सवाल आ सकता है सर अगर एक्सपेंस का नाम ही ना दिया हो तो हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो लॉस है हमारे लिए, तो उस एंट्री के लिए लॉस हमेशा डेबिट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो जिस एसेट पे लगाया, जो भी एसेट का नाम है, सपोज करो मशीनरी है, तो कई बुक्स में ऐसे भी दे रखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों ठीक है। लॉस है इसलिए डेबिट किया और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई इसलिए मशीनरी को क्रेडिट किया। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कौन सा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बिजनेस अलग चीज है और ओनर अलग चीज है, दोनों की अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी है, और हम अकाउंट बनाते हैं बिजनेस के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी होती है, ओनर की होती है। तो इंटरेस्ट कौन देगा, बिजनेस देगा, किसको, ओनर को। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम पूरा लिखोगे, एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट, या लॉस है तो इसलिए डेबिट, टू किसको दे रहे हैं, ओनर को, और ओनर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर ऐसा ही केस है हमारे पास कि भाई इस बार उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पैसे बिजनेस से निकाले थे, तो इस बार इंटरेस्ट कौन देगा, इस बार इंटरेस्ट हमारे भाई साहब ओनर देंगे, किसको, बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए फायदा हो जाएगा। तो ऐसे केस में ड्राइंग्स के लिए जो इंटरेस्ट लगता है उसके वो ड्राइंग्स अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये एंट्री बन जाएगी। ध्यान रख लेना ये एंट्री तुम्हें जरूर आनी चाहिए, एक तो एग्जाम में आती है, दूसरा कई बार सामने वाला तुम्हारी नॉलेज जज करने के लिए भी तुमसे एंट्री पूछ सकता है। अब हमारे पास आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ध्यान रख लेना बच्चों, जब भी कोई एसेट खरीदते, कोई सी भी एसेट फिक्स होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि झाड़ू खरीद के लाए वो भी एसेट में काउंट कर रहे हो, नहीं, फिक्स्ड एसेट होनी चाहिए। और फिक्स्ड एसेट में
जो भी कुछ वो खरीदेगा, तो जब भी कोई एसिड खरीदे हैं, सपोज करो हमारा काम दिल्ली में है और हमने कोई मशीन मंगाई है, कहां से? बेंगलोर से। ठीक है, बेंगलोर से एक मशीन मंगवाई है, तो बेंगलोर से दिल्ली तक आने में ट्रक का किराया तो लगेगा, कार्टेज एंड कैरेज। तो जो भी कार्टेज है वो पे करी जाएगी। इस मशीन को खरीदने पे टैक्स भी दिया होगा, तो वो टैक्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उस मशीन पे अगर कोई ड्यूटी वगैरह लगी है, अगर कोई ड्यूटी वगैरह लगी है, कुछ भी लगा है, तो उस केस में हम उसको यहां कंसीडर करेंगे, चाहे वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो या इरेक्शन चार्जेस हो और चाहे उस पर कोई ब्रोकरेज हमने पे की हो, ये सारी चीजें उस मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई 2 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है, तो उस पे जो भी प्लस टैक्स किया, प्लस में उसको ब्रोकरेज दी है हमने, सपोज करो कहता है कि टैक्स 12% है, तो हम पहले 12% टैक्स, 2 लाख का 12% 24,000। अगर उसने कोई ब्रोकरेज पे किया, सपोज करो 3,000 रुपए की ब्रोकरेज पे किया, तो वो ब्रोकरेज भी यहाँ ऐड हो जाएगी। अगर उसने कार्टेज पे की है, सपोज करो 5,000 रुपए की, तो वो कार्टेज भी ऐड हो जाएगी। और इरेक्शन चार्जेस उसने यहाँ पे लाके लगाने के लिए हैं, इरेक्शन और इंस्टॉलेशन चार्जेस 8,000 रुपए। तो इन सब का टोटल करके, तो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 2,24,000 और ये 8 और 8 16, 2,40,000। तो हम मशीन कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 2,40,000 से। कितने से एंट्री करेंगे? 2,40,000 से। एंट्री क्या बनाएंगे? एंट्री सिंपल सी जो हम बनाते आए हैं, बस इस बार वैल्यू चेंज होगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, सारा कुछ उसी में इंक्लूड कर लिया हमने, टू जो भी हमारे पास एंट्री बनी है, पेमेंट हमने की है किससे? बैंक से, तो बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके। और अमाउंट कितना लिखेंगे? 2,40,000। ऐसा क्यों है? टैक्स का अमाउंट हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, उसकी रीजन है क्योंकि इसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता है, मतलब जो बैक होता है सरकार से जो मिलता है वो हमें नहीं मिलता है इस केस में, इसलिए हम उसको कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं सारी चीजें। ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी जब कभी लगेगी तो 2,40,000 रुपये लगेगी, ऐसा नहीं कि 2 लाख पे लगा रहे हो। मशीनरी की जो वैल्यू बुक्स में दिखा रखी है उसी वैल्यू पे लगती है। ओके, अब हमने डेप्रिसिएशन भी कर लिया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी कर लिए हैं, और इसके अलावा अब हमारे पास, अब हम देखेंगे कि हमने नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी है? ड्रॉइंग्स इन गुड्स। अब मैंने तुमको एक बात बताई थी शुरू में जब मैं परचेज की और सेल्स की एंट्री बना रहा था, कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन अब वो एंट्री देख रहे हैं जहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट की जगह क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट हमेशा इन सारे केसेस में क्या होगा? क्रेडिट किया जाएगा। कब? इन 4 केसेस में। पहला, जब गुड्स विड्रॉ करेगा ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वहां पर एंट्री क्या बनाएंगे? ड्रॉइंग्स, क्योंकि ड्राइंग कर रहा है, टू परचेजेस अकाउंट। और ध्यान रख लेना ये हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे होगी, इस पे होगी कॉस्ट वैल्यू पे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर वो गुड्स चैरिटी की तौर पे दे दे, जैसे किसी का सपोज करो बर्तन का बिजनेस है और नवरात्रों में अपनी दुकान के कुछ बर्तन वो अपने चैरिटी पे दे दे, तो उस केस में, या किसी अनाथ आश्रम में चैरिटी दे दे अपने गुड्स को, तो उस केस में हमारे पास एंट्री क्या बनती है? क्योंकि एक्सपेंस है चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। और क्या दिया उसने? गुड्स। और गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं हम? परचेजेस अकाउंट। वैसे तो परचेज डेबिट होता है, लेकिन इन 4 केसेस में ये क्रेडिट भी होता है। तो चैरिटी का हो गया। अगर हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल कब करते हैं? जब हमें अपना ऐड करवाना होता है। तो उस केस में हम एंट्री क्या बनाएंगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ लिख देंगे। और ये सारे कॉस्ट पे ही दिखाने हैं, सेलिंग प्राइस पे मत दिखा देना,
अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है तो पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ही हम इसको एंट्री में शो करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो वो कहता है कि गुड्स थे डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस हो गया फायर से, तो एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस बाय फायर। अगर थेफ्ट का केस है तो थेफ्ट लिख देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या बताया इन सारे केसेस में कौन से अकाउंट को यूज कर रहे हैं हम, परचेजेस अकाउंट। जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल अमाउंट बता रहा हूँ किसकी, इसका आगे भी एक एंट्री में पूछेगा। 50,000 रुपए की गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर इंश्योर्ड गुड्स हुए तब तो हमें पैसे मिल जाएंगे, तब तो लॉस नहीं होगा। हाँ, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उस अमाउंट को क्लेम करेंगे, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। तो एंट्री क्या बना देंगे, इंश्योरेंस कंपनी, जो भी नाम दे रखा हो, सपोज करो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी दे रखा है तो तुम उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितने का क्लेम कर रहे हैं, जितने के गुड्स जले उतने का क्लेम कर रहे हैं, फुल 50,000 50,000। अब जब कंपनी पैसे दे देगी तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे बैंक में हमारे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रेफर करना कि बैंक लिखो। ठीक है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने पैसे दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने, तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी 50,000 50,000। लेकिन अब तुम सोच के देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंश्योरेंस कंपनी बोले कि नहीं जी हम इतना क्लेम नहीं देंगे, हम तो आपको कम क्लेम देंगे, हम आपको क्लेम कम देंगे। तो कम क्लेम देंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी उस केस में, क्योंकि पूरा क्लेम मिलना चाहिए था लेकिन लॉस हो रहा है हमें, तो उस केस में हम एंट्री बनाते हैं इस तरीके से, बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज करो कंपनी ने 40,000 ही दिए तो बाकी का 10,000 लॉस हो गया, वो लॉस कहां से कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट कितने का, 10,000 रुपए का, टू इंश्योरेंस कंपनी। बस ये हमारी एंट्री बनी किसकी, ये परचेज वाले केसेस की भी, और अगर कोई लॉस हो जाए और उसमें इंश्योरेंस का पंगा दे रखा हो तो हम कैसे एंट्री करेंगे ये भी हमने सीखा। और अब हमारे पास है लास्ट में जीएसटी की एंट्रीज है हमारे पास। तो जीएसटी की एंट्रीज हम कैसे करते हैं, तुम देखो जीएसटी होता क्या है, जीएसटी होता है जब भी हम कोई कुछ चीज खरीदते हैं, गुड्स वगैरह, तो गुड्स हम खरीदेंगे तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है, और ऐसे ही जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। यानी कि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, खरीदते टाइम जो टैक्स लगता है परचेज के टाइम पे, जीएसटी ऑन परचेज, उसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट। और सेल्स पे कौन सा टैक्स आएगा, कौन सा जीएसटी आएगा, आउटपुट जीएसटी। एसेट्स पे भी इनपुट जीएसटी ही आता है, लेकिन हम उसको बाद में पे ही करना पड़ता है हमें, वो एडजस्ट नहीं होता जनरली। एक्सपेंसेस पे भी इनपुट आता है, और सेटलमेंट अलग चीज है, तो हम इसको देखते हैं। तो परचेज पे हम एंट्री कैसे करते हैं, तो हम एंट्री करेंगे, सपोज करो हमने गुड्स खरीदे 50,000 रुपए के, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने, 50,000 रुपए, और टैक्स दे रखा है। अब 3 तरीके के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। जब अपनी स्टेट में ही हम गुड्स बेचते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर अदर स्टेट में बेचते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। तो आउटसाइड में कौन सा केस लगता है, आईजीएसटी, और सीजीएसटी और आईजीएसटी कब लगते हैं, जब विद इन स्टेट होगा। अब ये दो पार्ट क्या है, सीजीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इस टैक्स के दो हिस्से होते हैं, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, इसलिए इसके दो पार्ट, मगर तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देख लो बस। तो अब सपोज करो रेट दे रखा 6% ईच, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का, आईजीएसटी दे रखा 12%। ठीक है, तो परचेज की है गुड्स की 50,000, तो टैक्स के भी तो देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट
CGST and input SGST. डेबिट 50,000 का 6%, 3,000 रुपये CGST, 3,000 रुपये SGST। तो अगर हमने गुड्स मोहन से खरीदे तो हमें मोहन को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 50,000 के तो गुड्स ही हैं, 3,000 रुपये CGST के और 3,000 रुपये SGST के। तो मोहन से खरीदे तो मोहन को हमें टोटल देने पड़ेंगे 56,000। अगर हमने कैश खरीदा होता तो क्या मोहन की जगह क्या लिख देते? कैश। तो कितना पे किया हमने? 56,000। सेल्स का केस अगर यही हो जाए, अब हमने ये गुड्स हमने इनमें से कुछ गुड्स सेल किए, सेल करेंगे तो पैसा आएगा। अगर हमें उधार बेचे तो नाम आ जाएगा, सपोज करो गोपाल को, और अगर कैश बेचे हैं तो कैश आ जाएगा। डेबिट टू क्या किया है? सेल्स किया। कितने के गुड्स बेचे हमने? सपोज करो 40,000 रुपए के गुड्स बेचे, ठीक है। या हम ऐसे एक काम करते हैं, यही वाले गुड्स हमने सारे के सारे बेच दिए 60,000 रुपए के। कितने गुड्स बेच दिए? 60,000 रुपए के गुड्स बेच दिए। अब इस पे जो जीएसटी लगेगा वो आउटपुट जीएसटी लगेगा। परचेज पे कौन सा लगता है? इनपुट, और सेल्स पे लगता है आउटपुट। तो आउटपुट एसजीएसटी कितना? 60,000 का 6%, 3600 और 3600, और टोटल अमाउंट कितना? 67,200। इतने से हम एंट्री बनाएंगे। ऐसे ही अगर एसेट खरीदी होती तो एसेट पे क्या एंट्री बन जाती? परचेज की जगह क्या लिखते? जो भी एसेट खरीदी, सपोज मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू कैश या बैंक जो भी है, और या मोहन अगर उधार खरीदी तो अब इनका हम सेटलमेंट कैसे करते हैं? तुम देखो, हमने टैक्स पे कितना किया? 3,000, और हमने टैक्स कलेक्ट कितना किया? 3600। तो 7,200 हमने कलेक्ट किया और 6,000 हमने पे किया था। तो अभी 1,200 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स के हमारे पास ही पड़े हुए। ये जीएसटी और को टैक्स ही बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। तो 1,200 रुपए अभी हमारे पास पड़े हैं, ये गवर्नमेंट को हमें देने पड़ेंगे, ये गवर्नमेंट को हमें देने पड़ेंगे। और इन अकाउंट को भी खत्म करना पड़ेगा। अकाउंट कैसे खत्म करते हैं हम? तुम अब ऐसे देखो, इनपुट जीएसटी डेबिट हो रखा है और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो रखा है। तो इनको हम रिवर्स मार देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स मार देते हैं। अब रिवर्स कैसे मारेंगे? एक बार चेक कर लेते हैं कि रिवर्स मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। भाई जो डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसे डेबिट कर दो। सिंपल है, इतना दिमाग क्या लगाना। तो तुम देखो, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, वहां क्रेडिट किए थे तो यहां डेबिट कर अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी। अलग अलग भी कर सकते हो तुम, यानी सीजीएसटी को अलग सेटलमेंट और एसजीएसटी का अलग सेटलमेंट, लेकिन मैं एक ही में कर रहा हूं, तुम भी एक ही में करना। मैंने कहा कर सकते हो मगर करना मत। एसजीएसटी डेबिट कितना हमने किया था कलेक्ट? 3600 और यहाँ 3,000 इसके और 3,000 इसके। जो 1,200 रुपए एक्स्ट्रा थे वो हम पे कर देंगे बैंक के थ्रू। कितना? 1,200 रुपए बैंक के थ्रू हम गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर इनपुट जीएसटी ज्यादा हुआ तब क्या होगा? तो कुछ नहीं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। वो बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है लायबिलिटी के तौर पे, जो हमें बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा, या एसेट के तौर पे जो भी बैलेंस बनेगा हमारा, जिसका भी बैलेंस एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो एसेट पे दिखा देंगे, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा तभी दिखाएंगे। तो ये था हमारा जीएसटी वाला पंगा। अब एक लास्ट एंट्री मैं तुम्हें बता देता हूं बस, और कोई एंट्री मैंने कोशिश की सारी एंट्री कवर करने के लिए, अगर फिर भी कोई एंट्री रह जाए तो तुम उससे कमेंट करके पूछ सकते हो या मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अब लास्ट में होती है एक ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है?
ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, क्वेश्चन जब शुरू होगा तो वहां पे बहुत सारी बैलेंसेस दे रखे होंगे, एसेट्स के और लायबिलिटीज के भी। सपोज करो एसेट्स का बैलेंस ऐसे दे रखा है, कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी और डेटर्स। डेटर्स के नाम अलग अलग करके भी दे सकता है, तो तुम अलग अलग लिख देना, जैसे मुकेश, सुरेश, इस तरीके से नाम देते हैं तो तुम भी अलग अलग लिख देना। सपोज करो कैश का बैलेंस दे रखा है 30,000 रुपये, और बैंक का बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपये, बिल्डिंग का बैलेंस दे रखा है 2.5 लाख रुपए, और मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपए, और डेटर्स हमारे पास दे रखे हैं 40,000। इस तरीके से हमें बैलेंस दिया। और लायबिलिटीज में हमारे पास दिया हुआ है, क्रेडिटर्स में मोहन दे रखा है और सोहन दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखे हैं। सपोज करो मोहन का बैलेंस दिखाया हुआ 30,000, सोहन का दिखाया हुआ 25,000 और 45,000 के हमारे पास बिल्स पेबल दिखाया हुआ। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, जितनी भी एसेट्स है सबको डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट तुम पूरा पूरा लिखोगे साफ साफ, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और ये डेटर्स अकाउंट भी डेबिट। और लायबिलिटीज को क्या करना, क्रेडिट कर देना। टू मोहन 30,000, टू सोहन 25,000 और टू बिल्स पेबल 45,000। और एसेट्स की वैल्यू भी यहाँ लिख देना, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 2.5 लाख रुपए, और मशीनरी 1 लाख रुपए, और 40,000 रुपये हमारे पास डेटर्स आ गए। तो अब हम इन दोनों को देखेंगे तो साइड दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले एसेट्स का टोटल करेंगे, 30 और 50 80, 1 80, और ये 2 20, 4 20, 4 70, टोटल कितना बैठा, 4,70,000। और एसेट्स लायबिलिटी का देखो 45, 25, 70 और ये 1 लाख रुपए ये बैठ रहा है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना, डिफरेंस कितना है, 3,70,000 रुपए। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ क्या करना है, नीचे जो डिफरेंस का अमाउंट है वो यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। कितना, 3,70,000। ध्यान रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ लायबिलिटी पे कैपिटल खुद ही दे देगा वो। अगर उसने क्वेश्चन में कैपिटल खुद ही दे दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि फिर वो इस साइड का बैलेंस ज्यादा निकलवाएगा लायबिलिटी का, तो और एसेट साइड का बैलेंस कम बैठेगा। तो अगर एसेट का बैलेंस कम बैठ रहा है तो वहां पर कौन सा अकाउंट लिख देते हैं, गुडविल अकाउंट। कौन सा लिख देते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी तो कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर यहाँ ही है, और अगर एसेट साइड का बैलेंस कम होगा तो गुडविल जो होगी वो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। ये थी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पूरी 11th क्लास की सारी एंट्रीज आई हैव ट्राइड टू कवर। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, फिर भी अगर कुछ बचता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।